एस्टर से जो हम अल्कोहल्स बना रहे हैं, एस्टर से अल्कोहल बनाने का जो लास्ट तरीका है दैट इज बाय एल्केलाइन हाइड्रोलोसिस। हाइड्रोलोसिस ऑफ एस्टर्स जो है ये तो आपने सुना होगा। अल्कोहल्स की हम केमिकल प्रॉपर्टीज में भी करेंगे एस्टर की फॉर्मेशन, और तब हम देखेंगे कि जो एसिडिक हाइड्रोलोसिस होता है दैट इज रिवर्सिबल इन नेचर। तो मैं यहाँ पर थोड़ा जनरल वे में ही लिखकर बताता हूँ पहले, फिर इस रिएक्शन को हम मॉडिफाई करेंगे अपनी ज़रूरत के मुताबिक। यहाँ पर अगर देखें तो ऑक्सीजन के ऊपर दो दो लोन पेयर्स अवेलेबल होते हैं, इस ऑक्सीजन के ऊपर भी दो लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। वाटर, अगर एसिडिक मीडियम हम यूज़ करें तो वाटर विल गेट आयोनाइज्ड टू गिव H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस। तो H पॉजिटिव जो है ये डेफिनेटली इस ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा। अब ऑक्सीजन एटम्स यहाँ पर दो हैं, अब किस ऑक्सीजन के ऊपर ये H पॉजिटिव जाके अटैक करे, ये थोड़ा सा सोचने वाली बात होगी। तो डेफिनेटली H पॉजिटिव है, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, तो ये उसी ऑक्सीजन के ऊपर जाएगी जहां से इसको लोन पेयर ज्यादा अवेलेबल दिखे फॉर एक्सेप्टिंग, क्योंकि H पॉजिटिव को तो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। यहां पर अगर हम देखें तो ये वाली जो ऑक्सीजन है ऊपर, ये अटैच्ड है टू एन sp2 हाइब्रिड कार्बन, और ये हमने एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइंस में भी पढ़ा था कि sp हाइब्रिड कार्बन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, sp2 हाइब्रिड कार्बन उससे कम, और sp3 सबसे कम होती है। तो ये sp2 हाइब्रिड कार्बन थोड़ी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ऑक्सीजन को उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड नहीं करती, इसलिए इस ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज थोड़ा कम होगा। ऑक्सीजन भी ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ही है, और ये वाली ऑक्सीजन है sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इसमें अगर हम देखें तो जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है साथ में, वो इस ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है। इस कारण जो ये ऑक्सीजन है सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज थोड़ा ज्यादा होगा, लोन पेयर की अवेलेबिलिटी फॉर डोनेशन ज्यादा होगी, तो ये H पॉजिटिव जाके यहीं पे अटैच होगा। तो अगर इधर अटैच होगा तो हमें क्या मिलेगा, पहले H पॉजिटिव इधर जाके अटैच हुआ तो लोन पेयर पहले सिर्फ ऑक्सीजन एटम के ऊपर है, जब बॉन्ड बन गया तो एक इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन के शेयर में चला जाएगा, ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, लॉस हुआ तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पर ये सिचुएशन बनेगी, ऑक्सीजन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन इस पूरे ग्रुप में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से ही कोई इलेक्ट्रॉन खींच कर ले जाए तो ये ऑक्सीजन जो है पॉजिटिव चार्ज को बर्दाश्त नहीं करेगी। ये बात आप समझ लो, याद रखना इस बात को, क्योंकि यही हम यूज करेंगे आगे अल्कोहल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में भी, और आगे एल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, कई कुछ और करना है जिसमें ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं वो, तो उनमें सभी जगह पे यही बात यूटिलाइज करेंगे हम कि ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज को कभी टॉलरेट नहीं करती। तो फिर क्या होगा, यहां से ये जो CH2CH3 ग्रुप है, इथाइल ग्रुप, ये लूज हो जाएगा और अपना लोन पेयर जो है वो ऑक्सीजन गेन कर लेगी, इसलिए न्यूट्रल हो जाएगी। तो इस तरीके से यहां पर हमें मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस ये वाला जो है इथाइल ग्रुप निकला था, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो इसके साथ OH नेगेटिव ग्रुप जाके अटैच हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें एक मॉलिक्यूल इथेनॉल का भी साथ मिलेगा। तो अल्कोहल ही तो हमें बनानी है, और अगर मीडियम एसिडिक हो तब अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड ये भी दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके वापस एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन कर देते हैं, यानी कि एस्टर की फॉर्मेशन कर देते हैं। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होती है रिवर्सिबल।
अगर मैं इसको एसिडिक मीडियम में करूं रिएक्शन को तो तब ये रिवर्सिबल होगी। तो यही प्रॉब्लम है इस रिएक्शन की। हमें पता है कि रिवर्सिबल रिएक्शन में परसेंटेज यील्ड ऑफ प्रोडक्ट्स जो होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो इसलिए ये वाली रिएक्शन उतनी प्रॉफिटेबली नहीं चलेगी, उतनी मतलब अच्छी यील्ड अल्कोहल की या किसी प्रोडक्ट्स की ज़्यादा नहीं होगी। तो इसलिए अगर किया जाए इस रिएक्शन में एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस तब बहुत अच्छी यील्ड प्रोडक्ट की ऑब्टेन होती है, क्योंकि एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस अगर हम करें तो वो रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होती। अगर मीडियम एल्केलाइन है, मान लो NaOH की प्रेजेंस में अगर हम रिएक्शन करें तो जैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा वो NaOH के साथ रिएक्शन करके उसी टाइम सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। तो जो सोडियम सॉल्ट होता है वो अल्कोहल के साथ फिर रिएक्शन करके एस्टर की फॉर्मेशन नहीं करता, तो इसलिए ये रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होगी, इरिवर्सिबल होगी। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन है तो परसेंटेज यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट भी काफ़ी अच्छी होगी। तो प्लस साथ में क्योंकि वाटर भी बनता है तो वाटर दोनों तरफ हम नहीं लिखेंगे, जनरल वे में हम इस रिएक्शन को ऐसे लिख सकते हैं। जब एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस एस्टर का करना है तो हमने स्ट्रेट वे में एस्टर में अल्कली ऐड किया और उससे हमें सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और साथ में अल्कोहल मिली। तो इस तरीके से बाय एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स वी कैन प्रिपेयर अल्कोहल्स, और यही रिएक्शन आप करोगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में भी, क्योंकि एक बाई प्रोडक्ट यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट है, जिससे हम फ्री कार्बोक्सिलिक एसिड को बड़ी इजीली जनरेट कर सकते हैं बाय ट्रीटिंग इट विद डाइल्यूट HCl। तो इस तरीके से अल्कोहल जो है उसकी प्रिपरेशन तो हो गई। तो इसके साथ जो लेबोरेटरी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है वो खत्म होते हैं। इसके बाद हम एक स्टेप और बचता है। एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस के बाद एस्टर से जो अल्कोहल की फॉर्मेशन थी वो खत्म हुई, और लास्ट मेथड है अल्कोहल्स को बनाने का लेबोरेटरी में फ्रॉम एलिफेटिक प्राइमरी अमीन्स। एलिफेटिक होते हैं कि जो एरोमेटिक ना हो, जिनमें बेंजीन रिंग ना हो। तो जैसे मैं यूज करूं यहां पर इथेनमीन, कार्बन का अगर नाइट्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड हो तो उसको हम अमीन कहते हैं, और यहाँ पर साथ में अल्काइल ग्रुप जो है वो एलिफेटिक है, तो ये एलिफेटिक प्राइमरी अमीन हुआ। इसमें अगर HONO दैट इज नाइट्रस एसिड, ये भी हमने यूज किया था जब हम हेलोएरीन्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कर रहे थे। हमने सैंडमेयर रिएक्शन, गेटरमैन्स रिएक्शन और बाल्स शीमन रिएक्शन की थी। वहां पर हमने क्या किया था, डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन की थी कि हम प्राइमरी अमीन में एनिलीन में तब नाइट्रस एसिड और साथ में HCl ऐड किया था। तो मैं इस रिएक्शन को रिवाइज करके आपको लिखवाऊंगा। ये जो एग्जैक्टली लिख रहे हैं यही रिएक्शन नहीं लिखनी है अभी। तो तब मैंने ये भी बताया था कि HONO जो है ये हाईली रिएक्टिव स्पीशीज होती है, इसकी इन सीटू प्रिपरेशन करनी होती है। तो इससे बनेगा पहला स्टेप डायजोनियम सॉल्ट, और हमने ये भी स्टडी किया था तब डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन में कि ये रिएक्शन हम करते हैं 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे, और 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे भी जो एरोमेटिक डायजोनियम सॉल्ट्स होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, हाईली अनस्टेबल होते हैं। अगर हम उसका टेम्परेचर रिएक्शन मिक्सचर का 0 to 5 डिग्री सेल्सियस रखें तो भी ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 घंटे ही वो स्टेबलाइज होते हैं, अदरवाइज वो डायरेक्टली फिनोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। पर एलिफेटिक जो डायजोनियम सॉल्ट्स होते हैं ये तो होते ही इतने अनस्टेबल हैं, इतने लेस स्टेबल होते हैं कि ये डायरेक्टली अल्कोहल में ही कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब इसमें वाटर ऐड होगा, हाइड्रोलिसिस होगा, तो हमें मिल जाएगा एक मॉलिक्यूल अल्कोहल का प्लस नाइट्रोजन प्लस HCl।
इस तरीके से। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि HCl पहले तो रिएक्शन में ऐड हुआ और फिर रीजनरेट भी हो गया। तो जब हम ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे तो HCl को हम काट सकते हैं। तो रिएक्शन होती वैसे इस तरीके से है। तो अगर हमें सिंपल रिएक्शन लिखनी हो ओवरऑल तो वो हम किस तरीके से लिखेंगे? HONO की इन C2 प्रेपरेशन की जाती है विद इन द रिएक्शन मिक्सचर। तो इससे बन जाएगी हमारे पास अल्कोहल प्लस नाइट्रोजन विल बी लॉस्ट एज N2। तो इस तरीके से किसी भी एलिफेटिक प्राइमरी अमीन की हम नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करवा के अल्कोहल में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। जैसे अगर मैं ये बेंजाइल अमीन की बात भी करूं तो इसमें भी नाइट्रस एसिड ऐड करके हम इसको भी एरोमेटिक अल्कोहल यानी कि बेंजाइल अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये कोई फिनोल नहीं है, यहां पर OH ग्रुप जो है वो एलिफेटिक एल्काइल ग्रुप के साथ लगा है, बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली नहीं लगा है। तो इसलिए ये एक अल्कोहल है। पर हाँ, क्योंकि अल्कोहल में एक एरोमेटिक ग्रुप है, बेंजीन रिंग है, तो इसलिए इसको हम एरोमेटिक अल्कोहल बोलते हैं। तो प्राइमरी अमीन्स में अगर हम नाइट्रस एसिड ऐड करें तो डायरेक्टली अल्कोहल में उसकी कन्वर्जन हो जाती है। तो ये थे जो लेबोरेटरी मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन थे अल्कोहल्स के। इसके बाद हम करते हैं इंडस्ट्रियल मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन कि अल्कोहल्स को इंडस्ट्रियली हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन, क्योंकि लेबोरेटरी मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन में कई बार मतलब कि हम परसेंटेज यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट के ऊपर इतना ध्यान नहीं देते, हमें सिर्फ यही देखते हैं हम कि क्या इस तरीके से जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है वो बन पाएगा कि नहीं। पर इंडस्ट्रियली तो हमें परसेंटेज यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट भी देखनी होती है और साथ में रिएक्शन कंडीशंस भी कि हम वो किस तरह की यूज़ कर रहे हैं। तो इसलिए इंडस्ट्रियली जो अल्कोहल प्रिपेयर की जाती हैं बेसिकली तो वो किस तरीके से होती हैं। सबसे पहला मेथड इसमें है बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। हाइड्रेशन हेयर स्टैंड्स फॉर एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर करनी है एल्कीन्स में, तो वो कई तरीके से हम देखेंगे कि वाटर में वाटर की एडिशन होगी एल्कीन्स में। तो इस फर्स्ट मेथड के आगे कई पार्ट्स होंगे, वो मैं सारे अलग अलग करके यहाँ पर आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम करते हैं इसमें डायरेक्ट हाइड्रेशन कि जिसमें एल्कीन में हम वाटर ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ए मिनरल एसिड। लाइक ये इथिलीन लिया मैंने मॉलिक्यूल इथीन, इसमें डायरेक्टली वाटर ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ ए मिनरल एसिड लाइक HCl और HNO3 वगैरह। तो अगर इसमें एसिड ऐड करेंगे वाटर में तो वाटर विल गेट आयोनाइज्ड और ये देगा हमें H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस। तो आपने पढ़ा है ये पहले एल्कीन्स में भी और बेसिक कॉन्सेप्ट्स में भी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट देखा था कि जब कोई इलेक्ट्रोफाइल पाई बॉन्डेड कार्बन के ऊपर अटैक करे तो पाई इलेक्ट्रॉन्स भी उसी तरफ को डिस्प्लेस हो जाते हैं, विड्रॉ हो जाते हैं। तो इसको हमने प्लस ई इफेक्ट कहा था। जैसे H पॉजिटिव आयन इधर पहली कार्बन को अप्रोच करेगा तो यहां पर 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे, तो जो पाई इलेक्ट्रॉन्स थे जिसमें एक इलेक्ट्रॉन इधर वाली कार्बन का भी था वो भी इधर को ट्रांसफर हो जाता है। तो इसीलिए ही इसको हम प्लस ई इफेक्ट बोलते थे। तो इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन के साथ ये OH नेगेटिव जाके अटैच हो जाएगा। तो इस तरीके से डायरेक्टली अल्कोहल जो है वो ऑब्टेन हो जाएगी।
अब ये रिएक्शन जो है एल्कीन में हमने देखा कि पहले इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। अगर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है तो नो डाउट ये मार्कोनिकॉव्स रूल फॉलो करेगी यहां पर। इसके बाद मैं एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन की एग्जांपल लेता हूं। अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स हों तभी मार्कोनिकॉव्स रूल या एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल फॉलो होते हैं। इसमें अगर वाटर ऐड किया जाए इन द प्रेजेंस ऑफ ए मिनरल एसिड तो वाटर की बिल्कुल उसी तरीके से पहले आयोनाइजेशन होगी H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। तो H पॉजिटिव या पॉजिटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट विल गो टू द कार्बन कंटेनिंग ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। मार्कोनिकॉव्स रूल यही बताता है कि जो पॉजिटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट है, यहां पर तो हाइड्रोजन है, तो वो जिस कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन हो वहीं पे जाता है। ज्यादा हाइड्रोजन या कम हाइड्रोजन हम देखेंगे कौन सी कार्बन के, जो डबल बॉन्ड से अटैच्ड होती हैं, सिर्फ उनके। ये CH3 ग्रुप को नहीं देखना कि इसके पास तो मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स हैं। तो जो नेगेटिव पार्ट होता है यहां पर OH नेगेटिव है, तो दैट विल गो टू द कार्बन कंटेनिंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। तो इस तरीके से यहां पर मार्कोनिकॉव्स रूल फॉलो होता है जब हम हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स करते हैं। तो मैं कोई और एल्कीन लेकर यही बात थोड़ी और एक्सप्लेन करता हूं कि जैसे मैंने ये हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन लिया, इसकी अगर मैं डायरेक्ट हाइड्रेशन करने की कोशिश करूं इन द प्रेजेंस ऑफ सम मिनरल एसिड, तो वाटर की आयोनाइजेशन होगी पहली बात एसिड की प्रेजेंस में, ये डिसोसिएट हो जाएगा इनटू H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव की फॉर्म में। तो H पॉजिटिव या पॉजिटिव पार्ट विल गो टू द कार्बन कंटेनिंग ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स और नेगेटिव पार्ट यानी कि OH नेगेटिव विल गो टू द कार्बन कंटेनिंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। मार्कोनिकॉव्स रूल में हमने यही पढ़ा था। तो यहां पर हो जाएगा CH2 और जिस कार्बन के साथ यहां पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, जिसको हम लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाली कार्बन गिनेंगे, उसके साथ जाके OH ग्रुप अटैच हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हमने हाइड्रेशन की वो फॉलो कर रही है यहां पर मार्कोनिकॉव्स रूल। तो आप लिख भी सकते हो डायरेक्ट हाइड्रेशन ऑफ unsymmetrical alkenes follows Markovnikov's rule. Direct hydration of unsymmetrical alkenes follows Markovnikov's rule. तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि मार्कोनिकॉव्स रूल जो थे वो सिर्फ हेलो एल्केन्स में यूज नहीं होते या एल्कीन्स में नहीं, ये हर जगह पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होंगे। तो डायरेक्ट हाइड्रेशन करने के बाद अगला मेथड आएगा हमारे पास इनडायरेक्ट हाइड्रेशन। इनडायरेक्ट हाइड्रेशन का मतलब होगा हाइड्रेशन है एडिशन ऑफ वाटर, इनडायरेक्ट हाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन है एडिशन ऑफ वाटर, पर अब हम वाटर को डायरेक्टली ऐड नहीं करेंगे। पिछले केस में तो हमने डायरेक्टली वाटर को ही ऐड किया था, पर अब उसको थोड़ा मेथड को हम चेंज करेंगे। जैसे इस एल्कीन में मैं अगर H2SO4 ऐड करूं, तो ये हमने एल्कीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में भी की थी रिएक्शन। तब मैंने आपको ये रिएक्शन इस तरीके से बताई थी कि H2SO4 की जो शेप होती है, जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, वो इस तरह से होता है। ये सबसे पहले आयोनाइज होगा, यानी कि यहां से H पॉजिटिव आयन रिलीज होगा। अगर H पॉजिटिव आयन ये मॉलिक्यूल लूज करे तो क्या बनेगा, यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज आएगा। हाइड्रोजन यहां पर अपना इलेक्ट्रॉन भी पीछे ही छोड़कर निकल जाएगी, तो इसलिए साथ में बनेगा H पॉजिटिव आयन। तो इस आयन को, जिसको मैंने इस ब्लैक सर्कल से में डाल दिया है, इसको हम ज्यादा सिंपल वे में भी लिख सकते हैं। जैसे सबसे पहले है O, फिर इसके बाद S,
S के साथ 3 ऑक्सीजन और अटैच्ड हैं, तो OSO3 और लास्ट में है H, और पहली ऑक्सीजन के ऊपर है एक लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज। तो अगर हम देखें कि H2SO4 या सल्फ्यूरिक एसिड किस तरीके से आयोनाइज होगा, तो इट विल गेट आयोनाइज्ड टू गिव H पॉजिटिव एंड OSO3H नेगेटिव, यानी कि बाइसल्फेट आयन, जिसको कॉमनली हम कह देते हैं HSO4 नेगेटिव आयन। पर इससे अगर इस तरह से लिखें तो ये क्लियर नहीं होता कि नेगेटिव चार्ज कौन सी ऑक्सीजन के ऊपर है। 4 ऑक्सीजन है, पता नहीं कौन सी ऑक्सीजन के ऊपर है नेगेटिव चार्ज, पर इससे क्लियर हो गया कि इन तीनों में से तो किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं है, नेगेटिव चार्ज है पहली ऑक्सीजन के ऊपर। अब ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगी एल्कीन के ऊपर जो अटैक होना है, तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रोफाइल H पॉजिटिव जाएगा एक कार्बन के पास, और पाई इलेक्ट्रॉन्स भी उधर ही चले जाएंगे, जैसे आपने प्लस ई इफेक्ट किया था, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, और दूसरी कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो उसके साथ ये बाइसल्फेट आयन जाके जुड़ जाएगा और हमें मिलेगा इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट या इथाइल बाइसल्फेट। इस तरीके से पहला स्टेप होगा रिएक्शन का। इस कंपाउंड को कहा जाता है कॉमनली इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट और इथाइल बाइसल्फेट। फिर इसका हमने हाइड्रोलिसिस करना होता है, वाटर डाल के इसको बॉयल करते हैं जब, तो हमें ऑब्टेन हो जाती है एक अल्कोहल, और H2SO4 जो है वो रीजनरेट हो जाता है, दोबारा प्रोड्यूस हो जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि हमारा ओरिजिनल रिएक्टेंट जो था वो था ये वाला एल्कीन, और इससे बना क्या, ये वाली अल्कोहल। किस तरीके से बनी कि जब वाटर का हाइड्रोजन गया इस कार्बन के पास और OH ग्रुप गया इस कार्बन के पास, तो नेट काम हमने क्या किया, इससे ये अल्कोहल बनाई, तो इसमें हमने किया है सिर्फ एडिशन ऑफ वाटर, यानी कि हाइड्रेशन की है, पर की थोड़ी इनडायरेक्टली है, स्टेप बाय स्टेप है, तो इसलिए ही हम इस मेथड को इनडायरेक्ट हाइड्रेशन बोलते हैं। तो ये वाला एल्कीन तो सिमेट्रिकल था, तो जिधर मर्जी आप H पॉजिटिव लगा दो, जिधर मर्जी आप OH नेगेटिव लगा दो। अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन हम यूज करें तो हमें पता है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो रही है, तो ये फिर मार्कोनिकॉव्स रूल फॉलो करेगी ही करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर मैं केस करने लगा हूं प्रोपीन का, तो ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। यहां पर आप देख सकते हो कि डबल बॉन्डेड कार्बन्स में एक तरफ है CH3 ग्रुप और एक तरफ है CH2, यानी कि दोनों तरफ डबल बॉन्ड के डिफरेंट एटम्स या ग्रुप्स ऑफ एटम्स हैं, तो इसलिए ही इसको हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन बोलते हैं। इसमें पहले H2SO4 की एडिशन होगी, एक तरफ जाएगा हाइड्रोजन और दूसरी तरफ जाएगा बाइसल्फेट ग्रुप। तो हाइड्रोजन किधर जाएगा मार्कोनिकॉव्स रूल के अकॉर्डिंगली, कि हाइड्रोजन विल गो टू द कार्बन कंटेनिंग ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। यहां पर मार्कोनिकॉव्स रूल फॉलो होगा, इधर हाइड्रोजन गया CH2 के पास, तो ये कन्वर्ट हो गई इनटू CH3, और नेगेटिव पार्ट जो है बाइसल्फेट आयन दैट विल गो टू द कार्बन कंटेनिंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, और इसके साथ मैंने OSO3H ग्रुप या बाइसल्फेट ग्रुप लगा दिया, जिसको हम कॉमनली HSO4 नेगेटिव ही बोलते हैं। फिर इसमें वाटर डाल के हमने बॉयल कर दिया इसको, यानी कि हाइड्रोलिसिस किया, तो हमें अल्कोहल और साथ में H2SO4 दोबारा से मिल गया। तो इस तरीके से इनडायरेक्ट हाइड्रेशन में भी आपने देख लिया कि वाटर की एडिशन हो रही है, और हो रही है इन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव्स रूल। तो आप इसमें भी एक लाइन लिख सकते हो, ड्यूरिंग इनडायरेक्ट हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स या ड्यूरिंग इनडायरेक्ट हाइड्रेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स,
Markovnikov's rule is followed. Markovnikov's rule is followed. तो हम अब कोई और अनसिमेट्रिकल एल्कीन का केस स्टडी करते हैं, जैसे पहले भी किया था डायरेक्ट हाइड्रेशन में, बिल्कुल उसी तरह से ही यहाँ पे भी। तो इसमें हम पहले ऐड करेंगे H2SO4। मार्कोनिकोव्स रूल के अकॉर्डिंगली पॉजिटिव पार्ट यानी कि हाइड्रोजन विल गो टू द कार्बन कंटेनिंग ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। तो हाइड्रोजन जाएगी CH ग्रुप के साथ, तो यहां पर CH2 बन जाएगा, और नेगेटिव पार्ट OSO3H विल गो टू द कार्बन कंटेनिंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। तो इधर आ जाएगा OSO3H। इस तरीके से हमारे पास एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बना। फिर इसको हम करेंगे बॉयल वाटर डाल के, तो जो अल्कोहल है वो हमें मिल जाएगी। तो इस तरीके से जो अल्कोहल बनती है वो होगी ये अल्कोहल प्लस H2SO4। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि हाइड्रेशन अगर हम करें डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट, तो मार्कोनिकोव्स रूल ही फॉलो होता है। यहाँ पर भी जो हमने किया क्या नेट कि इस एल्कीन को कन्वर्ट किया है इनटू दिस अल्कोहल। क्या डिफरेंस है दोनों में? जस्ट एक वाटर की एडिशन हुई है, तो तभी हाइड्रेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को। एडिशन ऑफ वाटर इज नथिंग बट हाइड्रेशन। और हाइड्रेशन हुई है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव्स रूल कि पॉजिटिव पार्ट हाइड्रोजन गोज टू द कार्बन कंटेनिंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, एंड नेगेटिव पार्ट OH नेगेटिव ग्रुप goes to the carbon containing lesser number of hydrogens. पॉजिटिव पार्ट जाता है टू द कार्बन कंटेनिंग ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स, और नेगेटिव पार्ट जाता है टू द कार्बन कंटेनिंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। ये था मार्कोनिकोव्स रूल। फिर इसके बाद हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स में ही हम अगला पार्ट करते हैं C पार्ट बाय ऑक्सीमर्क्यूरेशन, मतलब ऑक्सीजन और मरकरी ऐड करना है। ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। डी आपको बताया था कि इज ए नेगेटिव प्रीफिक्स। डीमर्क्यूरेशन का मतलब होगा कि मरकरी को रिमूव करना है। तो ये मैं सीधे ही अनसिमेट्रिकल एल्कीन यूज करके ही एक्सप्लेन करता हूं रिएक्शन को। इसमें हम क्या करते हैं कि वाटर ऐड करते हैं और साथ में मर्क्यूरिक एसीटेट ऐड करते हैं। एरो के ऊपर ही लिख देता हूं मैं, वाटर प्लस मर्क्यूरिक एसीटेट। ये एसीटेट ग्रुप जो है 2 लगेंगे और साथ में मरकरी। यहां पर Hg2 पॉजिटिव होता है, तभी इसको मर्क्यूरिक बोला जाता है। तो जो ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड हो, ये कौन सा एसिड है? एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड। तो इसमें जो ये पार्ट है हाइड्रोजन के अलावा बाकी जो नेगेटिव आयन है, एसीटेट आयन इसको कॉमनली बोला जाता है। तो इसको इस तरीके से AC से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ACH लिखकर। तो इसमें हाइड्रोजन जाएगा, यहां पर एक तो पहले वाटर की भी एडिशन होनी है। तो एक तरफ जाएगा OH ग्रुप, दूसरी कार्बन को मिलेगा मर्क्यूरिक एसीटेट। यहां पर मरकरी के साथ OAC ग्रुप लगेगा, ये वाला AC ग्रुप, जिसको मैं इस तरीके से पूरा फुल फॉर्म में ही लिख रहा हूं। तो इस तरीके से जब हम डायरेक्ट मर्क्यूरेशन की, पहले मरकरी की एक तरफ मरकरी की एडिशन हुई, साथ में ऑक्सीजन भी ऐड हुई है, तो इस स्टेप को हम कहते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन। तो मैं ये भी लिख देता हूं यहां पर, इस स्टेप को हम ऑक्सीमर्क्यूरेशन बोलते हैं। और फिर डीमर्क्यूरेशन करनी है
तो डीमर्क्यूरेशन हम करते हैं बाय ट्रीटिंग इट विद एल्केलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड। अब मरकरी यहां से रिमूव हो जाएगा, तो तभी हम इस स्टेप को डीमर्क्यूरेशन बोलते हैं। तो नेट काम क्या किया इस रिएक्शन में, हमने पहले ऑक्सीमर्क्यूरेशन की, फिर उसके बाद डीमर्क्यूरेशन कर दी, तभी इसका नाम मैंने मेथड के ऊपर भी बाय ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन ही लिखा है। तो इस केस में आप देखते हो कि जो एल्कीन था हमारे पास, वो एल्कीन कौन सा था, ये एल्कीन था, तो इससे अल्कोहल बनी ये। तो नेट काम क्या किया हमने, एडिशन ऑफ वाटर ही की है, जिसमें पॉजिटिव पार्ट यानी कि हाइड्रोजन गई है टू दी कार्बन कंटेनिंग ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स, और नेगेटिव पार्ट OH नेगेटिव गया है टू दी कार्बन कंटेनिंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। तो ये मार्कोनिकॉव्स रूल के अकॉर्डिंगली ही है। तो इसलिए आप लिख सकते हो ऑक्सीमर्क्यूरेशन या बाय ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन मेथड we carry out hydration of alkene according to Markovnikov's rule। मतलब जब हम ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन करके हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन करते हैं तो ये मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंगली होती है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो और करके लिख लो, लाइन बदल सकते हो, छोटी लाइन थोड़ी लिख लेंगे हम। The net reaction is just Markovnikov addition of water। The net reaction is just Markovnikov addition of water। तो एल्कीन से जो हम अल्कोहल्स बनाने के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें अगला मेथड आता है, दैट इज बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ, नो डाउट एल्कीन्स ही होगा। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, अभी तक हमने जितने भी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन किए सभी में वाटर की एडिशन होती है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव्स रूल। सिर्फ एक यही तरीका होगा जब हम वाटर को ऐड करेंगे इन दी एंटी मार्कोनिकॉव वे। तो किस तरीके से हम रिएक्शन करेंगे, मैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेकर ही ये रिएक्शन एक्सप्लेन करता हूं। इसमें हम एल्कीन में डाइबोरेन यूज करते हैं, डाइबोरेन ऐड करते हैं। डाइबोरेन आपने पढ़ा होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, B2H6 होती है, इट इज ए डाइमर ऑफ BH3। BH3 का डाइमर होती है ये, यानी कि दो स्ट्रक्चर्स, दो BH3 यूनिट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर BH3 बना देते हैं। तो ये फ्री रेडिकल वे में जाकर एडअप होती है इनटू अनसिमेट्रिकल एल्कीन, तो वो एंटी मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंगली होगी। एडिशन, यहां पर हाइड्रोजन जाएगा टू दी कार्बन कंटेनिंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, एंड BH2 ग्रुप जाएगा टू दी कार्बन कंटेनिंग ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो ये हमारे पास प्रोपाइल बोरेन बन गया। तो इसको हम कॉमनली कह देते हैं प्रोपाइल बोरेन। फिर अभी भी बोरॉन के साथ दो हाइड्रोजन एटम्स लगे हुए हैं, तो एल्कीन इसमें फर्दर एडअप हो सकता है। तो एक और मॉलिक्यूल एल्कीन का एडअप हो गया, तो अब हमें मिलेगा डाई प्रोपाइल बोरेन, या कॉमनली डाई एल्काइल बोरेन।
और अभी भी बोरॉन के साथ एक हाइड्रोजन अवेलेबल है, तो एक एल्कीन मॉलिक्यूल फर्दर इसमें एडअप हो जाता है। तो इससे बन जाएगा हमारे पास ट्राई एल्काइल बोरेन या ट्राई प्रोपाइल बोरेन। बोरॉन के साथ अब तीनों एल्काइल ग्रुप्स जो हैं वो अटैच हो गए। तो डायरेक्टली अगर लिखना हो इस रिएक्शन को तो दिस BH3 प्लस हम 3 प्रोपेन मॉलिक्यूल्स लिख लेंगे और उससे ये ट्राई एल्काइल बोरेन हमारे पास बन जाएगी। फिर इसमें हम ऐड करते हैं एल्केलाइन सॉल्यूशन ऑफ H2O2। H2O2 है तो ये ब्रेकअप कैसे होगा, दो OH ग्रुप्स इसमें इससे बनेंगे, एक OH जाएगा एल्काइल ग्रुप के पास और दूसरा OH बोरॉन के साथ जाके अटैच होगा। तो यहाँ पर तीन मॉलिक्यूल्स H2O2 के यूज होंगे, तो उनसे हमें मिलेगी तीन मॉलिक्यूल्स अल्कोहल के और साथ में बोरॉन के साथ तीन OH ग्रुप्स लग जाएंगे। तो ये जो कंपाउंड बना ट्राई हाइड्रोक्साइड ऑफ बोरॉन, तो इस तरह से अगर इसको लिखें तो ये लगता है कि जैसे बेस है, अल्कली है, जैसे NaOH होता है जो OH नेगेटिव आयन देता है। तो पर जो ये BOH थ्राइस है, कॉमनली इसको हम बोरिक एसिड बोलते हैं, ये कभी भी OH नेगेटिव आयन नहीं देता, ये बेस होता ही नहीं है, एक्चुअली ये होता है एसिड। तो इसलिए BOH थ्राइस को हमें इस तरीके से नहीं लिखना चाहिए, इसको हम एसिड की फॉर्म में जैसे H2SO4 वगैरह लिखते हैं उसी तरीके से इसको लिखेंगे हम H3BO3। बोरिक एसिड है इस कंपाउंड का कॉमन नेम। तो इस तरीके से हम देखते हैं जो नेट रिएक्शन हुई वो क्या हुई। नेट रिएक्शन में रिएक्टेंट था ओरिजिनली प्रोपीन, तो उससे बनी ये वाली अल्कोहल, नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल। तो इसमें आप देखो किस तरह से बनी ये, इसमें हमने वाटर की एडिशन की, वाटर का हाइड्रोजन गया टू द कार्बन कंटेनिंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन और नेगेटिव पार्ट OH ग्रुप गया टू द कार्बन कंटेनिंग ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो यही होता है एंटी मार्कोनिकोव्स रूल। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो नेट रिएक्शन हुई वो एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंगली हुई है। तो आप लिख सकते हो नोट, द नेट रिएक्शन इज जस्ट एंटी मार्कोनिकोव addition of water. The net reaction is just anti Markovnikov addition of water. तो अगर इस इतनी लंबी चौड़ी रिएक्शन को ब्रीफ में लिखना हो तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं। हमारे पास पहले था मॉलिक्यूल प्रोपीन का, इसमें हमने पहले स्टेप में ऐड की डाइबोरेन या बोरेन BH3, ये था पहला स्टेप। और दूसरे स्टेप में हमने ऐड की यहां पर H2O2 का एल्केलाइन सॉल्यूशन, तो इससे डायरेक्टली हमें ये अल्कोहल मिलती है। अब आपको ज्यादा अच्छे वे में क्लियर होगा कि किस तरह से एंटी मार्कोनिकोव एडिशन ऑफ वाटर यहां पर हुई है। तो यहां पर अगर आप देखो तो ये एल्कीन था हमारे पास स्टार्टिंग कंपाउंड, इससे प्रोडक्ट बना है ये वाला। तो हुआ क्या, इसमें हमने नेट एडिशन ऑफ वाटर ही की है। और वाटर की एडिशन कैसे हुई कि पॉजिटिव पार्ट हाइड्रोजन यहां पे गोज टू दी कार्बन कंटेनिंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स और नेगेटिव पार्ट OH ग्रुप गोज टू दी कार्बन कंटेनिंग ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। तो ये एंटी मार्कोनिकोव रूल ही यहां पर फॉलो हुआ। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये एंटी मार्कोनिकोव एडिशन ऑफ वाटर है। तो इस तरीके से हमने देख लिया, पहले जो एल्कीन से हमने अल्कोहल्स बनाई थी वो सारी मार्कोनिकोव वे में बनाई थी। यही एक मेथड है जिसमें हम
एंटी मार्कोनिकोव वे में हाइड्रेशन करते हैं एल्कीन की, और एल्कीन से ही अल्कोहल बनाने का जो लास्ट इंडस्ट्रियल मेथड है दैट इज बाय ऑक्सो प्रोसेस। ऑक्सो प्रोसेस हम किस तरीके से करते हैं, इसमें हम एल्कीन को ट्रीट करते हैं विद वाटर गैस। वाटर गैस आपको पता होगा कि इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ CO प्लस H2 को हम कहते हैं कि जब हम स्टीम पास करते हैं ओवर रेड हॉट ग्रेफाइट तो इसको कहा जाता है वाटर गैस। वाटर गैस ऐड करें अगर हम इन द प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट टेट्राकार्बोनिल, एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होता है, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर हाई रखना होता है, तो इससे हमें मिल जाता है एक एल्डिहाइड। पहले 2 कार्बन थे, अब ये CO ग्रुप वाला कार्बन भी आ जाता है साथ में, और हमारे पास ये प्रोपेनल या प्रोपेनल्डिहाइड बन गया। अब इस एल्डिहाइड की आगे हम करेंगे रिडक्शन, इसमें हाइड्रोजन इन दी प्रेजेंस ऑफ निकल डाल के थोड़ा हीट करेंगे, तो तब हमें अल्कोहल जो है वो ऑब्टेन होगी। तो यहां पर हम देखते हैं कि एल्कीन में थे 2 कार्बन एटम और अल्कोहल में 3 कार्बन एटम्स हैं, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इस तरीके से इंक्रीज हुए, तो इसलिए हम इस रिएक्शन को यूज कर सकते हैं फॉर स्टेपिंग अप द सीरीज। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज करने का एक तरीके के तौर पे हम इसको यूज कर सकते हैं। तो इन तरीकों के साथ जो एल्कीन से हम अल्कोहल्स बना सकते थे वो सारे मेथड्स हमने पांचों के पांचों कर लिए। डायरेक्ट हाइड्रेशन, फिर इनडायरेक्ट हाइड्रेशन, फिर उसके बाद ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, फिर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, और लास्ट था 5वां ऑक्सो प्रोसेस। तो इंडस्ट्रियल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में जो सेकंड मेथड आता है दैट इज फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स। अल्कोहल्स की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स हम करेंगे। अब कार्बोहाइड्रेट्स भी आपको पता होगा, 10th में भी पढ़ाया जाता है कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। पहले पुराने टाइम में इनको कहा जाता था कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, मतलब इस तरीके से ये इनका जनरल फॉर्मूला हम इस तरीके से लिखते थे, यहाँ पर Y कि कार्बन के साथ Y मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लग गए, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन हो गए, तो इनको कार्बोहाइड्रेट्स बोल दिया गया। पर बाद में देखा गया कि कई हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो इस जनरल फॉर्मूले को फॉलो नहीं करते पर फिर भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और कई हमारे पास कंपाउंड्स ऐसे हैं कि जो इस फॉर्मूले को फॉलो तो करते हैं पर कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते। इसीलिए ही कार्बोहाइड्रेट्स की फिर डेफिनेशन भी चेंज कर दी गई, जिसको आप बायोमॉलिक्यूल्स में स्टडी करोगे। पर अभी जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जैसे सुक्रोज होती है C12H22O11, ये है कॉमन शुगर जो हम खाते हैं, सुक्रोज इसका केमिकल नेम है। इसका हम करेंगे पहले हाइड्रोलिसिस, इसमें वाटर ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, यहां पर यूज करेंगे इन्वर्टेज, क्योंकि बायोकेमिकल रिएक्शन करनी है तो एंजाइम की प्रेजेंस में ही होगी। तो इन्वर्टेज जो एंजाइम है वो सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कर देता है, इससे 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, पहला है C6H12O6 और दूसरा मॉलिक्यूल होता है C6H12O6, यानी कि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो बिल्कुल सेम है। तो ये आइसोमर्स होते हैं एक दूसरे के, एक होता है ग्लूकोज दैट इज ए पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और एक है यहां पर फ्रक्टोज दैट इज ए पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो पहला स्टेप ये हुआ। फिर दूसरा स्टेप आता है कि चाहे ग्लूकोज हो चाहे फ्रक्टोज हो, ग्लूकोज और फ्रक्टोज
दोनों की ही डीकंपोजिशन करता है एंजाइम जाइमेज। मतलब पहले हमने शुगर के सॉल्यूशन में इन्वर्टेज ऐड किया, फिर उसके बाद जाइमेज ऐड किया, तो जाइमेज इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ब्रेकअप कर देता है और हमें मिलते हैं 2 मॉलिक्यूल इथेनॉल के और साथ में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। तो इस मेथड को हम फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। फर्मेंटेशन कॉमनली कहा जाता है इस मेथड को। तो डिस्टिलरीज में जो पीने वाली अल्कोहल होती है तो वो इसी तरीके से बनाई जाती है। फर्मेंटेशन, यहाँ पर फर्मेंटेशन जो वर्ड है ये 2 पार्ट से बना। फरवर, फरवर का मतलब होता है बॉयलिंग। तो जिस हमारे पास प्रोसेस में बॉयलिंग हो तो उसको हम फर्मेंटेशन बोलेंगे। तो इस रिएक्शन में आप देखो कि क्या फिजिकल स्टेट है सभी रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स की। सुक्रोज सॉलिड होती है, वाटर में डिसॉल्व हो गई, चलो तो ग्लूकोज भी वाटर में सॉल्युबल है, फ्रक्टोज भी वाटर में सॉल्युबल है, अल्कोहल भी वाटर में सॉल्युबल है। सिर्फ CO2 गैसियस होने के साथ ये एस्केप कर जाती है फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर, यानी कि जो रिएक्शन मिक्सचर में बबलिंग सी होने लगती है। तो जैसे रिएक्शन मिक्सचर तो इतना हॉट तो नहीं होगा, बॉयल नहीं कर रहा होगा, पर CO2 की बबलिंग के कारण अपीयरेंस ऐसी होती है कि जैसे सॉल्यूशन बॉयल कर रहा हो। तो इसीलिए ही हम इस मेथड को फर्मेंटेशन बोला करते हैं। तो ये जो हमारे पास अल्कोहल बनाई हमने बाय फर्मेंटेशन ऑफ सुक्रोज, तो एक तरीके से तो ये बनी। सुक्रोज में हमने 2 एंजाइम यूज किए, पहले इन्वर्टेज और उसके बाद जाइमेज। तो किसी भी कार्बोहाइड्रेट से हम कॉमनली अल्कोहल बना लेते हैं। जैसे इसके बाद हम करेंगे जो नेक्स्ट कॉमन कार्बोहाइड्रेट है स्टार्च। स्टार्च का जनरल फॉर्मूला होता है C6H10O5। N टाइम्स ये रिपीट होते हैं ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स, ग्लूकोज का ही ये पॉलीमर होता है स्टार्च। तो इसमें हम N मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम डायास्टेज। तो डायास्टेज एंजाइम में इसकी डीकंपोजिशन होकर हमें मिलता है C12H22O11 मॉलिक्यूल। ये होता है माल्टोज का। ये अगर हम ये ट्वाइस यहां पर लिखेंगे तो यहां पर 2N लिख लेंगे माल्टोज को। फिर इसके बाद माल्टोज में अगर एंजाइम ऐड किया जाए माल्टेज, तो ये ब्रेकअप हो जाता है मॉलिक्यूल इनटू 2 फ्रेगमेंट्स। यहां पर जो माल्टोज होती है ये ग्लूकोज का ही एक डाइमर होती है, तो यहां पर हमें 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के ही मिलते हैं। और ग्लूकोज से आगे अल्कोहल किस तरीके से बनानी है ये मेथड हम कर चुके हैं कि इसमें जस्ट एंजाइम जाइमेज ऐड करते हैं हम, और जाइमेज जो है वो अल्कोहल ग्लूकोज से अल्कोहल और साथ में CO2 बना देता है। तो इस तरीके से ये बनी पहले अल्कोहल और इसके साथ CO2। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि चाहे तो हम सुक्रोज से अल्कोहल बना लें, चाहे स्टार्च से भी एंजाइम्स यूज करके हम अल्कोहल बना सकते हैं। तो इसमें 2 बातों का आपको ध्यान रखना है कि एक तो एंजाइम कौन कौन से यूज करने हैं और कौन कौन से स्टेप पे यूज करने हैं। जैसे हमने देखा कि सुक्रोज के केस में हमने सबसे पहले इन्वर्टेज एंजाइम यूज किया था जिसने सुक्रोज की डीकंपोजिशन करके ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाई थी, और फिर ग्लूकोज और फ्रक्टोज से अल्कोहल बनाने के लिए हम जाइमेज यूज करते हैं। और इसी तरीके से स्टार्च से जब हमने इथेनॉल बनाने की थी ट्राई, तो तब पहले स्टेप पे डायास्टेज यूज किया था एंजाइम जिसने स्टार्च को डिकम्पोज करके हमारे पास बनी थी यहाँ पर माल्टोज, और फिर एंजाइम हमने यूज किया माल्टेज जिसने माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया,
और सबके बाद हमने जाइमेज ही यूज करके इथेनॉल बना ली इससे। फिर तीसरा इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है हमारे पास फ्रॉम वाटर गैस। फ्रॉम वाटर गैस, वाटर गैस भी एक जाना पहचाना हमारे पास नाम है। वाटर गैस कैसे बनाते हैं कि जब हम स्टीम पास करते हैं ओवर रेड हॉट कोक, तो हमारे पास इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन बनता है। इसको हम कहते हैं वाटर गैस। तो जितनी वॉल्यूम वाटर गैस की हो या जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं इसके, जितनी वॉल्यूम वाटर गैस की होगी उससे हाफ हम यूज करेंगे साथ में हाइड्रोजन। और कैटालिटिक मिक्सचर में होगा हमारे पास कॉपर ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड। और रिएक्शन मिक्सचर को हाई प्रेशर हम 200 एटमॉस्फेयर अप्लाई करेंगे यहां पर, और हीट भी करेंगे अप टू 623 टू 673 केल्विन तक। तो फिर इससे बन जाती है मीथेनॉल। तो ये मीथेनॉल बनाने का एक एक्सीलेंट तरीका है कि हम किस तरीके से वाटर गैस और हाइड्रोजन से हमने यहां पर मीथेनॉल, जो सिंपलेस्ट अल्कोहल है, सबसे छोटी अल्कोहल है, वो बना सकते हैं। तो इस मेथड के साथ फिर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स जो हैं वो खत्म होते हैं, और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन करने के बाद हम करते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स आप लिख सकते हो हेडिंग। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स। और फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी हमें पता है कि हमने दो चीजों के ऊपर ही ध्यान देना है, एक उनकी सॉल्युबिलिटी और दूसरी उनकी लिक्विड रेंज, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। तो ये भी हम पहले कई बार बात कर चुके हैं कि सबसे पहले हम सॉल्युबिलिटी चेक करते हैं वाटर में, कि वाटर में वो कंपाउंड कितना कर सॉल्युबल है। तो वाटर में सिर्फ वही कंपाउंड सॉल्युबल होते हैं जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर सकें। और यहाँ पर आपको हमें पता है अल्कोहल्स में हाइड्रोजन अटैच्ड होती है डायरेक्टली टू ऑक्सीजन। तो ये कंडीशंस फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को फुलफिल करती है। जो अल्कोहल है वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेती है, तो इसलिए जो अल्कोहल होती है दैट विल बी सॉल्युबल इन वाटर। इस तरीके से वाटर के साथ ये एक्सटेंसिव एक नेटवर्क बना लेती है हाइड्रोजन बॉन्ड्स का। तो इस तरीके से जो अल्कोहल्स होती हैं ये वाटर में सॉल्युबल होंगी। तो आप लिख सकते हो लोअर अल्कोहल्स आर quite soluble in water because of the formation of hydrogen bonds with it. Because of the formation of hydrogen bonds with it. अब जो एल्काइल ग्रुप है ये तो हाइड्रोफोबिक होता है, ये वाटर रिपेलिंग होता है, वाटर के साथ एल्काइल ग्रुप की कोई इंटरेक्शन नहीं होती। ये हमने हाइड्रोकार्बन में भी देखा था कि हाइड्रोकार्बन सभी वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। जो वाटर में सॉल्युबल पोर्शन है वो तो OH ग्रुप है। तो जैसे जैसे साइज ऑफ द एल्काइल ग्रुप इंक्रीज होता जाएगा, हाइड्रोफोबिक नेचर जो है वो वाला पार्ट डोमिनेंट होता जाएगा, तो वाटर में सॉल्युबिलिटी तो नो डाउट डिक्रीज होगी ही होगी। तो आप लिख सकते हो विद इंक्रीज इन द साइज ऑफ हाइड्रोफोबिक एल्काइल ग्रुप, the solubility of alcohols in water decreases.
पर जो भी हो एल्काइल ग्रुप तो है, ऑर्गेनिक पार्ट तो है कंपाउंड में, अल्कोहल्स में, तो इसलिए जो कॉमन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होंगे उनमें तो ये सॉल्युबल रहेंगी ही रहेंगी। फुल स्टॉप। along with water, alcohols are soluble in common organic solvents like hexane, ethers, क्लोरोफॉर्म एट्सेट्रा। तो ये इनकी सॉल्युबिलिटी की बात हुई। फिर सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सेकंड इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी हम करेंगे इनके बॉइलिंग पॉइंट्स और मेल्टिंग पॉइंट्स। तो सेकंड हम बात करते हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट्स की। अब बॉइलिंग पॉइंट्स भी डिपेंड करते हैं ऑन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में कितनी कर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड ही उसके ऊपर करेगा। तो यहाँ पर अल्कोहल्स में हम देखते हैं कि एक पूरा नेटवर्क ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स होता है, कि अल्कोहल मॉलिक्यूल्स दूसरे अल्कोहल मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू स्ट्रांगली हेल्ड होते हैं। तो अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी स्ट्रांग, तो बॉयल करने के लिए इनको सेपरेट करने में हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी, ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, तो इनके बॉइलिंग पॉइंट्स वेरी हाई होंगे। अभी तक जो हमने कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़े हैं, या तो हाइड्रोकार्बन्स या हेलोएल्केन्स, उन दोनों में अभी तक हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं थी, सिर्फ अल्कोहल्स में हुई है। तो इसलिए अल्कोहल्स के बॉइलिंग पॉइंट उन दोनों से ही ज़्यादा होंगे। तो आप लिख सकते हो ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, alcohols have higher boiling points than corresponding haloalkanes ethers और अदर हाइड्रोकार्बन्स जैसे अगर हमें कंपैरिजन ही करना हो तो मैं स्पेसिफिक एग्जांपल ले लेता हूं यहां पर इथेनॉल, फिर इसके बाद आती है डाई मिथाइल ईथर, इसी का ही फंक्शनल आइसोमर है, और फिर क्लोरोइथेन हेलोएल्केन है, और सबके बाद में प्रोपेन। ये तो यहां पर चारों कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर साइज लगभग बराबर है, और अगर मॉलिक्यूलर साइज बराबर है तो जो वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं वो भी बराबर होंगी, क्योंकि वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड करती हैं ओनली ऑन द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। तो वो बराबर होने के कारण वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन तो बराबर हैं, पर यहां पर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इन दोनों में डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होती है, और यहां पर तो सिर्फ वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं। और हमें पता है कि वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो हैं वो वीकेस्ट होती हैं, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन उनसे स्ट्रांग होती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे स्ट्रांग होती है। तो इसलिए अल्कोहल्स के बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो ईथर्स और हेलोएल्केन से तो ज़्यादा होंगे, इन दोनों के तो लगभग सिमिलर होते हैं, और इन दोनों के ईथर्स और हेलोएल्केन्स के बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन्स से डेफिनेटली ज़्यादा ही होंगे। तो इस तरीके से जो बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्कोहल्स का अगर हम कंपैरिजन करें विद अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो हमने क्या होगा रिजल्ट वो देख लिया। और अगर हम सिमिलर साइज की कार्बोक्सिलिक एसिड देखें
तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स में ज़्यादा एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए कॉरस्पॉन्डिंग साइज के कार्बोक्सिलिक एसिड्स के कंपैरेटिवली इनके बॉइलिंग पॉइंट्स थोड़े कम होंगे। बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का लेस होगा फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो ये डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स के साथ कंपैरिजन करके तो हमने देख लिया। फिर इसके बाद हम डिफरेंट अल्कोहल्स को ही अगर बात करें, जैसे सबसे सिंपलेस्ट अल्कोहल है मीथेनॉल, इससे बड़ी अल्कोहल है इथेनॉल, इससे बड़ी अल्कोहल आ गई से आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, और इससे भी बड़ी अल्कोहल है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। दिस, तो इनमें आप देखो अगर तो एक कार्बन था, यहां पर 2 कार्बन हो गए, फिर 3 कार्बन हो गए और फिर 4, तो साइज ऑफ द मॉलिक्यूल यहां पर इंक्रीज होगा। अब OH ग्रुप तो सभी में सेम है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो सभी में सेम होगी, पर साथ में क्योंकि मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज हो रहा है, इसलिए वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन तो इंक्रीज होती ही रहेंगी, और जैसे भी हो नेट अट्रैक्टिव फोर्सेस अगर इंक्रीज होंगी तो बॉइलिंग पॉइंट डेफिनेटली इंक्रीज होगा। तो यहां पर जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं उनकी वेरिएशन कुछ इस तरह से रहेगी कि जो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, फिर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, फिर इथेनॉल और फिर मीथेनॉल। पर अगर हम सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले वाली अल्कोहल्स का ही कंपैरिजन करें तो उस केस में हम देखते हैं कि कैसी सिचुएशन आती है, किस तरह से इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं वो वेरी करती हैं। तो जैसे ये मॉलिक्यूल है नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल और ब्यूटेन 1-ओल, फिर इसके बाद आती है आइसोब्यूटाइल अल्कोहल और 2-मिथाइल प्रोपेन 1-ओल, और सबके बाद में ये कंपाउंड मैं लिख रहा हूं टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो आप देख सकते हो कि जिस तरह से ब्रांचिंग बढ़ती जाए, चारों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है C4H10O, ये कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H10O तीनों कंपाउंड्स का, पर जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज होती जाएगी उसी तरीके से जो सरफेस एरिया ऑफ द मॉलिक्यूल है वो डिक्रीज होता जाएगा। जितनी ज्यादा ब्रांचिंग हो शेप ऑफ द मॉलिक्यूल उतनी ही ज्यादा स्फीरॉइडल सी होती जाती है। तो इसलिए सफियर आप मैथमेटिक्स में भी आप पढ़ते हो कि सफियर जो होता है उसका मिनिमम सरफेस एरिया होता है। जो जितनी भी डिफरेंट ज्योमेट्रिकल फिगर्स होती हैं उनमें सफियर का सरफेस एरिया सबसे कम होता है। तो इसलिए विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ब्रांचेस द अवेलेबल सरफेस एरिया विल डिक्रीज। तो वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन तो डिपेंड ही सिर्फ सरफेस एरिया पे करती हैं, और अगर सरफेस एरिया डिक्रीज होगा तो वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी डिक्रीज होंगी। तो इस कारण इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज करता जाएगा। जितनी वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस हों बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होता है। तो यहां पर बॉइलिंग पॉइंट की वेरिएशन होगी कुछ इस तरीके से कि जिसमें ज़रा भी ब्रांचिंग नहीं है उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होगा, फिर एक ब्रांच हुई और यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से ही इनके बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो वेरी करेंगे, और मेल्टिंग पॉइंट्स जो होते हैं वो भी डिपेंड करते हैं ऑन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट्स की वेरिएशन भी लगभग सिमिलर ही रहेगी। तो इस तरीके से हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स में देखा कि कैसे इनकी सॉल्युबिलिटी और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो वेरी करते हैं।